काशीराम जी और तमाम महापुरुषों को अपने खिराज मोहब्बत पेश कर बहन कुमारी मायावती जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष जी श्री राजेंद्र सिंह, हमारे जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिजनौर, हमारे बड़े भाई कोऑर्डिनेटर माननीय गिरीश चंद जी, इनको मैं लगातार इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के रीतियों को और नीतियों को पूरी तरीके से बारीकियों के साथ सीखने का काम करो। छोटे भाई मोहम्मद गाजी साहब, आप सब लोगों को शायद ना मालूम हो, लेकिन हमारा और गाजी का रिश्ता चूंकि बचपन से ही चालू करते हैं, मेरे यहाँ का हमारे छोटे भाई बचपन से लेकर हम लोग साथ ही पढ़े। जोन इंचार्ज भाई जाफर मलिक साहब, पूर्व मंत्री माननीय धर्म सिंह जी, धनीराम जी, माननीय दीपक कुमार जी, माननीय दिलीप कुमार और पिट्टू साहब, जितेंद्र सागर साहब, विजयपाल सिंह जी, गाजी मलवी साहब, मनोहर लाल जी, सतीश कुमार जी, अनिल सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, ब्रह्मपाल जी, श्री महेंद्र सिंह जी, दीपक कुमार जी, राजेंद्र सिंह जी, रोहताज सिंह जी, बलवंत सिंह जी, लक्ष्मी सिंह जी, प्रमोद कुमार जी, अजय सिंह जी, सिराज नबी साहब, मुंशी सदीक साहब, सद्दाम राणा साहब, कबीराज जी, कागेराम जी, सलीम अख्तर साहब और मेरे तमाम साथियों, आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर पार्टी के मजबूत स्तंभ के रूप में काम करने वाले लोग मौजूद हैं। मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की बहन जी के नेतृत्व में, आस्था व्यक्त की, तो वो कोई एक दिन का काम नहीं था। मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी के विरोध में निकला। मैं कभी बहुजन के अंदर नहीं रहा। हाँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा से हमेशा प्रभावित रहा और 2022 के अंदर मैंने कांग्रेस में मैं नेशनल सेक्रेटरी था और बहुत संगठन के अंदर काम कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक हालात जो पिछले सरकार के अंदर पैदा हुए, एक जुनून था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें नई सरकार बनानी है और इस सरकार को हटाना है। और उस जुनून के अंदर मैंने सब कुर्बान कर दिया, अपने ओहदा भी कुर्बान किया और अपनी इज्जत भी कुर्बान की, माल भी कुर्बान किया। जितनी बेइज्जती और जिल्लत का सामना मैंने सियासी जिंदगी के अंदर 2022 में क्या कभी किया नहीं। और सब छोड़ करके बिना शर्त हमने कहा भैया ये जवानी आप ही के नाम, क्योंकि सारा मुसलमान प्रदेश का चिल्ला रहा था कि ये जवानी अखिलेश भैया के नाम। हमने भी कहा आपके नाम कर दिया हमने अपना सब कुछ, क्योंकि लग रहा था कि जब बलिया से यात्रा शुरू हुई और बलिया से उनकी यात्रा चली तो लाखों लोग सड़क के ऊपर थे और एक तूफान महसूस हो रहा था प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की क्रांति और बदलाव आने जा रहा है। मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि साहब ये लगता है कि ये हवा का बुलबुला है जो फूला हुआ दिखाई दे रहा है। अरे मैंने कहा भाई ऐसा हवा का बुलबुला दिखाई नहीं दे रहा है, जब सड़कों पर लोग आ रहे हैं तो यकीन जानिए कुछ ना कुछ बात तो है। हमने सब छोड़ दिया, हम चले गए। दो मेरे साथ एमएलए थे, मेरे दोनों एमएलए को टिकट नहीं दिया, हमें टिकट नहीं दिया, जो टिकट बांटता था उसका भी टिकट काट दिया। हमने कहा फिर भी हम चुनाव लड़ाएंगे और हमने ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाए और 2 सीट वही जीते जहां मेरे दोनों एमएलए थे। मेरा भाई चुनाव लड़ रहा था बहुजन समाज पार्टी से, मैंने उसके खिलाफ भी प्रचार किया, मैं उसके खिलाफ भी किया, क्योंकि एक जुनून था। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे ऐसे सामने आए कि वो हमें
जो जुनून था, वो जो कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि हवा का बुलबुला है, वो हवा का बुलबुला साबित हुआ। और बहुत बारीकी के साथ जब नतीजों को देखने का काम किया तो नतीजों ने बताया कि समाजवादी पार्टी वहां जीती जहां हम थे, और जहां समाजवादी को होना चाहिए वो तमाम जगह समाजवादी हार गई। और जो समाजवादी के लाखों लोगों का सैलाब सड़कों के ऊपर चलने का काम कर रहा था, उस तमाम सड़कों के ऊपर लगी हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हार गई। जो सड़क पर लोग दिखाई दे रहे थे वो भाजपा के लोग थे, जो माहौल बनाने का काम कर रहे थे, जो बहन जी को कमजोर करने का और कमजोर दिखाने का काम कर रहे थे, जो मीडिया जो बहन जी को बता रही थी कि बहन जी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति बनाने जा रही है, और एक माहौल बनाने का कोशिश की गई कि बहन जी दौड़ के अंदर नहीं है और बहन जी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, और लोग उस भ्रम का शिकार हुए। और उत्तर प्रदेश के अंदर साथियों सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान इन दबे हुए, पिछड़े, कुचले हुए और तिरस्कृत लोगों का हुआ, जो हम लोग थे, जो आप लोग थे, उन लोगों का नुकसान हुआ। और सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बन गई। 112 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी की थी। इतना वोट जितना आपने समाजवादी पार्टी को डाला, अगर इतना वोट बहुजन को डाला होता तो 270 सीटें जीत करके 2/3 बहुमत से बहन की सरकार बना रही होती। और आज हम लोगों को इस तरह से उत्पीड़न का शिकार न किया जाता। हमारे घर की चलती हुई हंडिया को भी चेक किया जाएगा, घर में रखे हुए फ्रिज को भी चेक किया जाएगा, और फिर कहते हैं कि हम उत्पीड़न नहीं कर रहे। तमाम तर कोई कहीं का भी रहने वाला हो, आकर को उठा करके ले जाएंगे, 50 को उठाएंगे, 4-5 को जेल भेजेंगे, 45 को छोड़ देंगे। और छोड़ने में क्या खेल चलेगा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर वो सारी दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और कहते हैं कि हमने उत्पीड़न नहीं किया। और कैसे उत्पीड़न करेंगे? इसी उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे कि हम लोग जाकर के समाजवादी पार्टी का झंडा थाम के हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का झंडा उन तमाम तर दिक्कतों के बावजूद हमने थामे रखा। हमें स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया, और ताली और टोपी देख करके स्टेज से समाजवादी पार्टी के लोगों को उतारा गया। लेकिन मुसलमान ने उफ नहीं की, ये जिल्लत और ये बदतमीजी भी बर्दाश्त की। और ये जिल्लत और बदतमीजी बर्दाश्त करने के बावजूद एक तरफा वोट दिया, लेकिन वोट देने का नतीजा 0 आया, 0 आया। आज के इस दौर के अंदर केवल दलित ऐसा वर्ग है जो आरएसएस की जबान नहीं सुनना चाहता, आरएसएस की जबान नहीं बोलना चाहता, और आरएसएस को पसंद नहीं करता है। देश में अगर राजनीति को परिवर्तन करना है तो दलित के साथ हाथ मिलाना, मुसलमानों तुम्हारी मजबूरी है कि खड़े हो जाओ दलित के साथ, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दूसरा लोग आपको गले से लगाते तो ये नतीजे ना आते जो उत्तर प्रदेश के अंदर आए। सबसे ज्यादा तो झगड़े यादव समाज के और यादव के बताए जाते, लेकिन यादव बहुत सीटें, तमाम तर सीटें आप हारने का काम कर रहे। अखिलेश जी ने अपनी सीट छोड़ी लोकसभा की, वो सीट भी नहीं बचा सके, अपने भाई को वहां भी चुनाव नहीं जिता सके। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जबान तमाम लोगों के अंदर बोली जा रही है। केवल दलित समाज है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जबान नहीं सुनना चाहता। और जिस दिन दलित समाज के साथ खड़े होकर के तुमने दिखा दिया, उस दिन तमाम अगड़े और पिछड़े साथ चलने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर उस क्रांति की शुरुआत करेंगे जो देश के अंदर साथ मैसेज देने का काम करेगी। और आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत होंगे, और निश्चित रूप से अगर उनके हाथ मजबूत होंगे तो कृष्ण जी जो अभी बता रहे थे बहुत बारीकी के साथ अगर समझने की कुव्वत होती तो समझते। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे कौम जो है जज्बाती नारों के अंदर यकीन करती है। आपको मुल्ला कह करके किसी हिंदू भाई को बड़ा मजा आता है, हमें उसके मुल्ला होने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी जात और बिरादरी के अंदर ही यकीन करना पड़ेगा। वो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, वो अपने धर्म को मजबूती से माने, लेकिन प्रेम का नारा, प्रेम की बात हमारे साथ करे। हमें ऐसा हिंदू भाई चाहिए, हमें ऐसा दलित भाई चाहिए। हमें अपने नाम पे लगा करके, अपने नाम क्या के हमारा लक़ब लगा करने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपके नाम का लक़ब लगा करके आपके बीच में आएगा वो बहरूपिया होगा, और वो बहरूपिया कभी आपकी मदद नहीं कर सकता। जो बहन हमारी बात हमारे माननीय सांसद जी ने कही बीटीसी टीचर्स की, क्या आपको समझ में नहीं आया?
आपको समझ में नहीं आई ये बात कि क्यों नहीं हम लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने की बात और जोड़ने की पहल 2012 की सरकार के अंदर की गई? क्यों 2012 की सरकार के अंदर पीसीएस के एग्जाम के अंदर, पीसीएस जेट एग्जाम के अंदर उर्दू की अनिवार्यता को खत्म किया गया? वो जो उर्दू टेस्ट के नंबर आते थे वो खत्म कर दिए गए। वो कारण ये था कि जुडिशरी के अंदर आपके बच्चे ज्यादा आ रहे थे, तो ये किसी दूसरे ने नहीं किया, ये उस आरएसएस ने किया, ये उस आरएसएस ने किया। तो 2013 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता नसीब की। कौन सी पार्टी सत्ता नसीब की? कौन सत्ता चला रहा था उत्तर प्रदेश की? जब गोलियां चल रही थी तुम्हारे पड़ोस के जनपद के अंदर, जब दंगा हो रहा था तुम्हारे पड़ोस के जनपद में, कौन सरकार चला रहा था? कभी अपने दिल में झांक करके देखोगे तो समझ में आएगा। हमें भी समझ में बहुत देर में आया। हम समझाने के लिए निकले कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी मत इख्तियार करो। मैं भी गांधी से भी कह रहा था कि उठो, हौसला करो, हिम्मत करो, खड़े हो जाओ, एक झंडा लेकर के और मुहिम लेकर के कि हमें परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना। 2013 के सारे मुलजिम जिनको जेलों में होना चाहिए था, लेकिन लिखा पढ़ी इतनी कमजोर की गई पुलिस की कि सारे मुलजिम बरी हो गए। साथियों, कातिलों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। सरकार किसकी थी वहां? कौन सरकार चला रहा था? दंगा हो गया, समझ में आ गया। दंगा तुमने कंट्रोल नहीं किया, तुम्हारा फेलियर समझ में आ गया। लेकिन कलम गलत चल गई, ये कैसे समझ में आएगा? ये समझ में आया कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं जो इल्जाम लगाते हो कि तुम बहन जी के ऊपर, ये जो तुम्हारे अंदर है कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर घुसा हुआ। मलियाना के दंगों की फाइट, क्या वजह है कि मलियाना दंगों की फाइट? 2 बार सरकार बनी और दोनों बार वो फाइट झूठ झांकती रही। लेकिन जब बहन जी की सरकार बनी, भले ही वो बीजेपी के साथ बनी थी, लेकिन उठाओ, रिकॉर्ड उठाओ कि उसी सरकार ने श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा और मलियाना के दंगे के दोषियों को सजा दिलाने का काम किया। ये है बहन जी ने कभी किसी के एजेंडे के ऊपर चलने का काम नहीं किया। बहन जी ने अपने एजेंडे के ऊपर सबको चलाने का काम किया। बहन जी ने अपने एजेंडे पर चलाने का काम किया। बहन जी का एक ही एजेंडा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उसी एजेंडे के ऊपर बहन जी चलती है। मैं बहन जी के साथ कभी मिला नहीं, कभी राजनीति नहीं की, लेकिन पहली मुलाकात के अंदर उनका कायल हो गया। पहली मुलाकात के अंदर उनका कायल हो गया। लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, अफवाहें फैलाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि बहुजन का आधार बेचारा इतने गरीब और दबा हुआ वर्ग है कि उसको बेचारे को ना तो अफवाह फैलाना आता, ना साजिश करना आता, उसे कुछ आता नहीं। वो सीधा सच्चा वर्ग है। अब वो अफवाहों के और साजिशों के दौर को खत्म करने के लिए हमें और आपको सबको इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस क्रांति को लाने के लिए हमें हर तरह के अपने हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। हथकंडे कोई ऐसे हथकंडे नहीं, हथकंडे ऐसे जैसे हाथों के अंदर लिए खड़े हो। आज के लिए सबसे बड़ा हथियार है ये मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया को हथियार बनाना पड़ेगा अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को दूर दूर पहुंचाने के लिए। मैं कल परसों रात देवबंद गया, जल्दी कलियर भी जाऊंगा, उसके बाद बरेली में रखेंगे। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मुझसे बहन जी ने सवाल किया कि मुझे जवाब दो कि मेरी सरकार के अंदर मुसलमान का क्या नुकसान हुआ, तो मैं बहुत सोच कर ये जवाब नहीं दे सका कि ये जवाब दे दूं कि नुकसान क्या हुआ। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। 2009 के अंदर जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो सारे, और 2009 याद करके देखिए, दंगे फैसला आने के बावजूद कहीं पत्ता नहीं हिला, क्योंकि बहन जी का इकबाल बुलंद था और बहन जी ने अनट्रेंड सिपाहियों को डंडा लेकर के सड़क पर 2.5 लाख, उन्होंने मुझे बताया कि 2.5 लाख डंडा इतना बुलंद था कि अधिकारियों ने कहा कि किसी सूरत में हम दंगा नहीं होने देंगे, और दंगा नहीं हुआ। साथ ये बहन जी और मुख्यमंत्री रहते हुए बहन जी अपने घर से गिरफ्तार करा दे, ये काम बहन जी कर सकती है, कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता। और जिस पार्टी को हमने वोट दिया, पार्टी के लिए हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया,
उसने चाट चाट के हमारे तमाम दर नेताओं को, चाहे मैं हूं और मेरे जैसी फहरिस्त उठा लीजिए, जिसके मुंह में जबान है अपनी कौम का हक मांगने के लिए, उन तमाम को क्रश कर दिया। पड़ोस में आजम खां का हश्र देख लीजिएगा, आजम खां का हश्र किसने किया? अपनी पार्टी के नेताओं को तुमने तबाह और बर्बाद कर दिया। इधर बराबर के जनपद में नाहिद को देख लीजिए, नाहिद को देखने के लिए, आजम को देखने के लिए जेल में जाने को वक्त नहीं, लेकिन रमाकांत यादव को जेल होती है तो दूसरे दिन गाड़ी उठा करके अखिलेश बाबू आजमगढ़ की जेल में पहुंच जाते हैं। वोट हमारा लोगे, हमारे वोट के ऊपर सियासत करोगे और हमारे ही लोगों को तुम क्रश करोगे। ये बात लोगों को समझाने के लिए तमाम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, तमाम लोगों को क्या गिना होगा। देखिए गाजी बहुत अच्छी बात कहता है और मुझे भी समझ में आती है, मैंने कहा ये बात सही। एक नया प्रचलन समाजवादी ने हमें दिया, सरकार आ गई समाजवादी की तो बस टोपी लगाई और मोटरसाइकिल या साइकिल दंदनाई और थाने पर पहुंच गए। बाप का पसीना नहीं सूख रहा नीचे से और बेटे ने 10 रुपया खर्च करे और बोर्ड बनाया और लिख दिया युवा सत्ता नेता। औकात क्या है तुम्हारी? ये बोर्ड 10 रुपए के ऊपर लगाने की औकात या सिर्फ थाने की दलाली करने की औकात? अरे IAS IPS PCS अफसर बनने वाली कौम तुम कहां दलालियों के अंदर लगकर खड़े हो गए। तरफ ले जाने की बात करना चाहती है बहन जी, शिक्षा की तरफ ले जाना चाहती है, रोजगार से जोड़ना चाहती है और ये तुम्हें दलाली से जोड़ करके रखना चाहता है। ये बुनियादी फर्क है, इस बुनियादी फर्क को जानना पड़ेगा। हमारे जैसे आदमी को जलील इसलिए किया गया, हमारे जैसे आदमी को जलील इसलिए किया गया और दूर इसलिए रखा गया कि अगर इनकी सरकार बनती तो इन्हें अपने मुकाबले बोलने वाला मिलता, एक बोलने वाला मिलता जो ये पूछ सकता था कि जब ये TCS के एग्जाम क्वालिफाई हुए तो इसके अंदर 87 लोगों में से 56 यादव आ गए, ये मुसलमान कहां चले गए? ये सवाल पूछने की जरूरत और किसी में नहीं है। ऐसे नेता चाहिए इनको जो इनकी गुलामी करने का काम करे, जो इनसे आंख में आंख डाल करके सवाल न कर ले कि हमारे बच्चों में पुलिस की भर्ती में कितने तुमने हमारे भर्ती करने का काम। तो नवादत में दिखाई देती है कि इनको नींद की गोली दे दो ये कौन सोती रहे। अरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब आरक्षण की बात आई तो उन्होंने कहा मुझे तो आरक्षण पुलिस के अंदर भी चाहिए कि जो मेरी कौम को जो दबी हुई कुचली हुई कौम है उस कौम को अगर इंसाफ देने का नंबर आए तो थाने और कचहरी के चक्कर लगाने के बजाय सड़क पर खड़ा हुआ सिपाही एक डंडा दे करके वही इंसाफ देने की बात सोच सके। हमारे बच्चों को तुम ध्यान लगाते हुए डर लगता है। आंकड़े उठाइए, आंकड़े उठा करके देखेंगे तो आंख खुल जाएगी। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म था कि जिनके आगे यादव था वो सारे अकलमंद हो गए और जिनके आगे हमारे लोगों के दिखने वाले नाम थे वो सारे बेवकूफ हो गए? ये कौन सा मैकेनिज्म था? इस सवाल को उठाने की वजह से मुझे रगड़ा गया, मुझे बेइज्जत किया गया, लेकिन मैंने तमाम चीजें बर्दाश्त की। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ये हवा का बुलबुला भारतीय जनता पार्टी का और इनका मिलकर के बनाया हुआ था, वो नूरा कुश्ती सुनी है हमने, ये नूरा कुश्ती चल रही थी। नेताजी की डेथ हुई, क्या हुआ? नेताजी की डेथ हुई, पूरा देश ने देखा, पूरे देश ने देखा। माननीय काशीराम जी जो इतने बड़े समाज के अंदर समाज सुधारक थे और जब उनका देहांत हुआ तो क्या तमाशा किया गया, ये भी सारे देश ने देखने का काम किया, लेकिन हमने समझने का काम नहीं किया। ये हमारी गलत है। ये समझना पड़ेगा आपको भी कि ऐसे महापुरुष का अपमान करने का प्रयास किया गया। आज सवाल करते हो आप बहन जी से, बहन जी से सवाल करने का आपको हक नहीं है। आपको हक नहीं है आप बहन जी से सवाल कर सके। आपकी सरकार रहते हुए जो कुछ काम नामा आपने अंजाम दिया था वो
कोई भूला नहीं है समाज, तो सब कारनामा आपका याद है। इसलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि उठिए, जिस दिन समझ में आ जाए उसी दिन सवेरा समझ लीजिए। हमारी समझ में भी देर से आया लेकिन आ गया। आइए चलिए एक नई मुहिम का आगाज करते हैं, एक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। ऐसे परिवर्तन की शुरुआत जिस परिवर्तन के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी बहन जी ने खुद सबको बारे में नारा देकर के तय करने का काम करती है, जो अपनी कलम से हमेशा आपकी हित की बात करने की बात सोचती हूँ। आइए उस परिवर्तन की तरफ हम लोग बढ़ने का काम करें और ये यकीन जानिए कि अगर हम लोगों ने इस बार 40 MP उत्तर प्रदेश में जिता लिए तो ये तय समझिए कि बहन जी हमारी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। 40 MP जिता दीजिए, देश की प्रधानमंत्री होंगी और 2027 में तो इंशाअल्लाह मुझे कोई डाउट, कोई जरा भी संदेह नहीं है कि 2027 में हमारी सरकार नहीं बनेगी। जिस दिन मुसलमान और दलित चल पड़ेगा आप उसी दिन समझ लीजिएगा कि सहारनपुर गए थे, दादी बता रहे अभी मुझे कान में, पहले सहारनपुर में ऐसा माहौल हो रहा है जैसे सरकार हमारी आ गई। हाँ, सारा शहर नीला है, भाजपा वालों की बत्ती भाग गई, दिवाली की होर्डिंग भूल गए, पूरा शहर नीला है। भाजपा वालों के होर्डिंग फटे रहते थे, इस बार होर्डिंग नहीं लगा पाए क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, क्योंकि समीकरण ऐसे। बहन जी ने मुझे 96 सीटें दी, इन 96 सीटों के ऊपर जो सबसे कम सीट का एवरेज है वो 40% दलित और मुस्लिम है, सबसे कम, और वो भी 8-9 वरना, और सबसे ज्यादा 85%, यानी दलित और मुस्लिम इतना है कि अगर ये खड़ा हो गया तो उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की शुरुआत कर देगा और देश के अंदर बदलाव की शुरुआत कर देगा। एक तरफा चुनाव जीतेंगे, 8 सीटें जीतेगी बहुजन समाज पार्टी 2007 में, कोई चमत्कार थोड़ी ना हो गया। 8 सीटें जीत गए थे आप, पूरा जिला साफ था। अब कौन सी दिक्कत आ रही थी हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर के खड़े हो जाएं और बहन जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग अहद लें और जल्दी मैं इंशाअल्लाह दोबारा आऊंगा। और मैं चाहूंगा कि दानिश्वर लोगों की, राजी साहब दानिश्वर लोगों की, उलेमाओं की इस तरह की मीटिंग कराइए, ऐसे लोगों की जिनका सियासत से, जो लोग बहुत आसानी के साथ कहते हैं हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं। अरे सियासत से वास्ता नहीं तो लट बचने पर रोते क्यों हो यार? अरे सियासत से वास्ता रखोगे तभी तो ताकत में आएंगे। हम ताकत में होंगे तो तुम्हारी हिफाजत कर पाएंगे। हमारे पास ताकत ही नहीं होगी तो फिर करेंगे क्या? बीजेपी ने तो हमें धूप में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया। 20% आबादी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में न हम किसी को जिताने के न हम किसी को हराने के, और जो कौम न जिताने में रहे न हराने में रहे लोकतंत्र में, उसका फिर भला नहीं होता है, याद रखिएगा। हमें या तो किसी को जिताने के लिए, और जिसे जिताना चाहे उसे जिताने का प्रण ले, और जिसे हराना चाहे उसे हराने का प्रण ले। और आज स्थिति ये हो गई कि हम बीच में लटक गए पेंडुलम की तरह, क्योंकि हमारा निर्णय गलत है। जिसके साथ हम चल रहे हैं उसकी दुकान में सामान नहीं, और जिसकी दुकान में सामान नहीं वहां हम जाना नहीं चाहते। अरे जाना तो वही पड़ेगा। बिना लोकतंत्र के अंदर बिना तादाद के लड़ोगे कैसे? लड़ोगे कैसे? जब 36-38% वोट एक तरफा खड़ा हो जाएगा तो फिर 18% वोट लाना कोई मुश्किल काम नहीं है साथियों। फिर सबका वोट आ जाएगा, अगड़ों का भी आएगा और पिछड़ों का भी आएगा, लेकिन आधार तो तुम्हें बनना पड़ेगा, बुनियाद तो तुम्हें बनना पड़ेगा। जब तुम बुनियाद बनोगे तभी ये इमारत तामीर होने का काम होगा। ये तय करना पड़ेगा आपको साथ। मैं एक मकसद के साथ बहुजन समाज पार्टी में आया हूं। मेरा मकसद इस समाज के अंदर बदलाव लाने का है। मेरा मकसद अपनी कौम को जगाने का है। मेरा मकसद अपनी कौम को दलदल से निकालने का है, जिस दलदल में फंस करके पिछले 10 साल से हम लोग सिर्फ पिटने का काम कर रहे हैं साथी। इसलिए आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, आप सब लोग खड़े हो जाइए और ये संदेश जहां हो सके वहां पहुंचाइए। और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह दोबारा आपके बीच में हाजिर होऊंगा।
आप लोगों का बेहद मशहूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम।